Hello students and welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. Today we will start our chapter first of class 11th which is Economics and Economy. ये हमारा चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी होती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर, यानी जब भी हम किसी एक सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं या उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो हम उसी को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमारा सिंगल इंडिविजुअल कौन हो सकता है, कोई भी एक बंदा हो गया, इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, प्रोड्यूसर बिहेवियर हो गया, एक्सेट्रा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग, तो जहां से लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए सामान मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो सब चीज क्या कहलाती है? एक इकोनॉमी कहलाती है। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? कि चॉइस की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अब अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में हम कैसे फुलफिल करेंगे, तो वही हमारी सबसे बड़ी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। इसमें देखिए विच अराइज ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। ठीक, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कॉजेज है, क्या ऐसे वजह है जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है? तो पहली कॉज है हमारी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार हैं, यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी हमारे पास कमी है। दूसरा है हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, कभी ना खत्म होने वाली वांट है। अगर अभी हमारे पास में स्कूटी है या स्कूटर है तो नेक्स्ट हमें बाइक चाहिए, फिर हमें कार चाहिए, फिर हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। हमारी वांट्स जो हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, बहुत कम मात्रा में हैं, और हमारे उन्हीं रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि सपोज आप देख सकते हैं कि हम आयरन का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे आयरन से कार्स प्रोड्यूस होती हैं, ट्रक्स बनते हैं, बसेस बनती हैं, एंड वी हैव सो मैनी यूजेस ऑफ आयरन। तो वो क्या हो गए? उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। नाउ व्हाट आर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहला है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हमें सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट कैसे करना है, कहाँ लगाएं। तो ये हमारी तीन मेन प्रॉब्लम आ जाती हैं, तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाना है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, उन्हें अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। और नेक्स्ट आती है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की जो हो वो ग्रोथ हो। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम थे इकोनॉमी के, वो उनमें पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हम क्या बनाएं। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी। तो हमें क्या सामान या क्या सर्विसेज बनानी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होगा एज अ प्रोड्यूसर आपके सामने कि आप जो है वो क्या चीज बनाएंगे, क्या गुड्स बनाएंगे, क्या सर्विसेज बनाएंगे, और वो कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे। तो इट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स। तो अब आपके सामने काफी सारी चॉइसेस हैं गुड्स की, आपके सामने काफी सारी चॉइसेस हैं आपकी सर्विसेज की। तो आपको यानी सिलेक्ट करना है
गुड्स को कि कौन सा सामान आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एज ऑल द गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस, क्योंकि आप सारा सामान तो नहीं बना सकते ना। अब आप कहो कि मैम मैं जो है मैं बस भी बना लूंगा, मैं कार भी बना लूंगा, मैं बुक्स भी बना लूंगा, मैं लैपटॉप्स बना लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। वी कांट प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है चॉइस यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें क्या बनाना है। और क्योंकि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें चूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी हमारे पास में कमी है। वी हैव ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम सब सामान नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो यही चॉइस अराइज हो गई आपके सामने कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू प्रोड्यूस। ये भी हमारी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमें कैसे बनाना है सामान, है ना। तो इसमें हम चूज करेंगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, कि किस तरह से हमें सामान को प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना है। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी दो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। Now what is labor intensive technique? लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है कि जहां पर आपकी जो लेबर है वो ज्यादा हो और जो आपकी टेक्नोलॉजी यानी आपके जो कैपिटल हैं, इनपुट्स हैं, वो कम हो। तो जहां पे लेबर ज्यादा होगी वो होगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और जहां पे आप कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो होगी आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, यानी आप मशीनरी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर, और लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट हमारी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम आती है कि फॉर वूम टू प्रोड्यूस। हमें भाई सामान देख लिया हमने कि बनाना क्या है, कैसे बनाना है वो भी देख लिया, अब बनाएं किसके लिए ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। तो फॉर वूम टू प्रोड्यूस में यही हम सॉल्व करेंगे। द प्रॉब्लम फॉर वूम टू प्रोड्यूस रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अब जो आपका सामान आपने बनाया है वो आप किसको बेचने वाले हैं, या आपने किसी को तो दिमाग में रख के वो सामान बनाया होगा। सपोज या तो आपने अपने दिमाग में रखे होंगे रिच पीपल्स, या फिर आपने रखे होंगे दिमाग में अपने पुअर पीपल्स। तो या तो आपको रिच के लिए सामान बनाया होगा, आपने लग्जरियस चीज बनाई होगी, जैसे कि आप बना सकते हैं कार्स में भी बहुत सारी आती हैं BMW एंड ऑल, तो वो हो गया रिच पीपल, लग्जरियस चीज बना दी आपने। पुअर पीपल के लिए आप कुछ और बना सकते हैं। देखिए अभी तो एसी नॉर्मली ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन पुअर जो होते हैं उनके लिए आज भी वो एसी जो है वो एक लग्जरियस चीज में आती है। तो भाई पुअर्स के लिए आप अगर फैन बना रहे हो तो वो ज्यादा किसके लिए होगा, पुअर लोगों के लिए होगा ना। रिच लोग तो भाई एसी लगवा लेंगे। तो यही है कि हम किसके लिए सामान प्रोड्यूस करें, तो वो भी हमें देखना है। ये चॉइस क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के हमें सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इसी को हम नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम भी कहते हैं अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ What are the difference between microeconomics and macroeconomics? हमने microeconomics देख लिया था कि ये हमारी सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी या हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो वो हमारा माइक्रोइकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इट स्टडीज विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, यानी छोटी सी आपकी जो भी इकोनॉमिक यूनिट है, जैसे कोई छोटा सा फर्म हो गया, कोई छोटी सी फैक्ट्री हो गई, तो आप उसके बारे में अगर स्टडी कर रहे हो, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, तो वो तो आपका आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। तो इसमें आप एज अ होल यानी एग्रीग्रेट करके सबको इंटीग्रेट करके सबकी एक साथ स्टडी कर रहे होते हो। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो कोई भी एक कंज्यूमर हो सकता है, कोई भी एक हाउस होल्ड, कोई भी एक फर्म हो सकता है। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हैं एग्रीग्रेट डिमांड, एग्रीग्रेट सप्लाई। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये सिंगल आ जाएगा।
और यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे है हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सब चीजों को मिला दिया, यानी एज अ होल आप स्टडी कर रहे हो डिमांड की, एज अ होल आप स्टडी कर रहे हो सप्लाई की, तो वो एग्रीगेट के अंदर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। इसके अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं वो हम अज्यूम करते हैं कि वो कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। और जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो इसमें तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इट स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज विद फैक्ट्स और ट्रुथ रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब आप किसी भी एक इकोनॉमिक इशू के बारे में उसके फैक्ट्स, उसके डेटा को पढ़ने के बाद में, ट्रुथ रिलेटेड डेटा को पढ़ने के बाद में, जो कि कहाँ का होगा, प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, तो अगर आप वो स्टडी कर रहे हो तो उसमें हमारा क्या कहलाता है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं ओनली एंड ओनली ऑन द ओपिनियंस, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ओपिनियंस बेस्ड होते हैं। मतलब इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ऐसा है कि मतलब मान लिया हमने ऐसा हो सकता था, ठीक। लेकिन ये जो होंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप ट्रूथ डेटा को स्टडी करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। तो स्टेटमेंट में ऐसा होगा भाई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट में ये आएंगे कि व्हाट वाज क्या था, क्या है व्हाट इज, एंड व्हाट वुड बी क्या हो सकता था या क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर स्टेटमेंट क्या आती है, व्हाट ऑट टू बी, ठीक, कि ऐसा हो सकता था मतलब हमने ओपिनियन लगाया, व्हाट वुड बी क्या होता, और व्हाट ऑट टू बी क्या हो सकता था। तो मतलब इसमें आप ओपिनियन बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, इसमें आप ट्रुथ फैक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, तो गवर्नमेंट जो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है ना पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर, तो वो सारी चीजें ही इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल के अंदर आता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या आता है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन। तो ये सिर्फ एक ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि बेसिक हेल्थ केयर वो सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करा दे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि उसने हेल्थ केयर को इंक्रीज कर दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर में, तो मतलब उसने खर्चा किया ना, तो ये क्या हुआ, ये तो ट्रुथ फैक्ट हुआ कि भाई उसने ऐसा किया है। बट इसमें सिर्फ क्या है, एक ओपिनियन दिया गया है कि आप क्या कर दीजिए, गवर्नमेंट को ओपिनियन दिया गया है कि आप हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कीजिए सारे सिटीजन्स को। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसके अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होता, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमीज जो होती है वो कितने, उसका नेचर कैसा होता है। तो हमारी जो इकोनॉमीज हैं वो तीन तरह की हैं। एक तो हमारी होती है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरी हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इनको देख लेते हैं कि करके। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको कौन ओन करेगा, वो होंगे कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपका हो सकता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो किसी ना किसी की तो होंगी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की होंगी, तो वो
मार्केट इकोनॉमी के अंदर आती हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, ये तो हमने बिजनेस में भी पढ़ा है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है तो किसी भी एक बिजनेस का वो समझ लीजिए कि अगर कोई बिजनेस है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। ठीक, उनका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। नेक्स्ट आता है सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के जो फ्री फोर्सेस हैं उन्हीं के थ्रू हम हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, क्या थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, 3, what to produce, how to produce and for whom to produce, right? तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, फ्री फोर्सेस के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के। नेक्स्ट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर अभी हमने देखा ना मार्केट इकोनॉमी में कि भाई ये सारी जितने भी होंगे वो प्राइवेट ओनर्स होंगे, इसके अंदर सारी ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओन करेंगे प्रोडक्शन को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको कौन ओन करेगा, उनको ओन करेगी हमारी गवर्नमेंट। ठीक, देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट ओन करेगी। अब भाई गवर्नमेंट है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारी गवर्नमेंट का, यही काम करती है गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, उनको जो है हम सॉल्व करेंगे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के साथ में। ठीक, नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। मिक्स्ड समझ ही आ रहा होगा आपको, मिक्स्ड का मतलब ही कि मिक्स्ड में हमारी जो भी हमारे हमने देखा ना अभी फर्स्ट वाला मार्केट इकोनॉमी और हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक, ये दोनों को हम जब मिला देंगे तो वो कहलाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय बोथ। ठीक है, दोनों ही ओन करेंगे, दोनों ही ऑपरेट करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट हो, दोनों ही के पास होगा। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव भाई प्राइवेट ओनर्स का जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर थे तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, और जो गवर्नमेंट थी उनका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा सोशल वेलफेयर का। तो अब जब दोनों ही एक साथ मिल जाएंगे तो दोनों का ही मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, दोनों ही चाहेंगे प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो एज वेल एज सोशल वेलफेयर भी हो। ठीक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो थी हमारी मार्केट इकोनॉमी के अंदर वो फ्री फोर्सेस से हो रही थी, डिमांड एंड सप्लाई के, और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हमारी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो थी यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर वो सॉल्व करेगी हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। तो दोनों ही मिलकर के कर लेंगे आपस में सॉल्व इस चीज को मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। अब इसको समझने के लिए आप सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि एक टीचर है जिसको एक जॉब ऑफर आया है 2 स्कूल से, एक स्कूल का नाम है X, दूसरे स्कूल का नाम है Y। X स्कूल ने उस टीचर को कहा कि आप हमारे यहाँ पे आ जाइए एज अ टीचर एंड वी विल प्रोवाइड यू अ सैलरी ऑफ ₹40,000। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 40,000 रुपये महीना देंगे, हमारे स्कूल में आ जाइए। स्कूल Y ने कहा कि भाई हम आपको 55,000 रुपीज पर मंथ देंगे, तो आप हमारे स्कूल में आ जाइए। लेकिन अगर वो टीचर जो है अभी प्रेजेंटली कहीं पर जॉब कर रही है और स्कूल का नाम है Z स्कूल, वो अभी फिलहाल के लिए Z स्कूल में काम करती है और उसको वहां पे मिल रहे हैं कितने, 60,000 रुपीज। भाई फिलहाल तो वो 60,000 रुपए कमा रही है, लेकिन उसको ऑफर आया कि आप 40 पे भी आ जाओ हमारे पास में, दूसरी जगह से ऑफर आया कि आप 50 पे आ जाओ हमारे पास में। अभी फिलहाल के लिए तो उसके लिए बेस्ट क्या है, 60,000, वो वहीं रुकी रहे। लेकिन अगर उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखनी हो तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी अच्छी होगी, 40,000 अच्छे हैं या 55,000 अच्छे हैं,
तो ऑब्वियसली 55,000 अच्छे हैं, है ना, तो 55,000। तो उसके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा स्कूल जेड का, तो वो कौन सा होगा, 55,000 होगा। ठीक, तो मतलब अभी फिलहाल के लिए वो अगर उसको 60,000 वाली जॉब छोड़नी है या किसी वजह से छोड़नी पड़ जाए, ट्रांसफर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसकी जो अच्छी है, या तो 40 या 50 इनमें से एक चूज करना, तो ऑब्वियसली 55,000 ज्यादा है तो वो वही चूज करेगा। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन ही आपका होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप कि आपको सब टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ दीज, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।